हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सेल्फ में ट्यूटोरियल में फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे BHU एमएड 2010 का क्वेश्चन पेपर। ये जो क्वेश्चन पेपर है ये इंट्रांस का यानी जो हम पेट का एग्ज़ाम देते हैं उसका क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, तो चलिए जैसे आप लोगों को इसका फर्स्ट पार्ट 1 जो है पहले अपलोड किया जा चुका है। आज का जो वीडियो है पार्ट 2 है जिसमें 25 अबव क्वेश्चन बताए जाएंगे फ्रॉम 25 नंबर क्वेश्चन। ओके, सो चलिए हम देखते हैं। तो ये रहा आपका क्वेश्चन 26 जो हमने पिछले वीडियो में 25 तक देखा था, क्वेश्चन नंबर 25 तक, वो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 26 से। आई होप कि आप लोगों ने वो सारे पॉइंट जो है कवर कर लिए होंगे। जो जो हमने कैसे कैसे पढ़ना है आपको बताया था हमने, वैसे वैसे आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? गांधी जी की योजना के अंतर्गत पहला बेसिक विद्यालय स्थापित किया गया था कहाँ पे? तो ये वर्धा में है। ठीक है, वर्धा साबरमती आश्रम जो है यहाँ पे क्वेश्चन जो है डाउट वाला क्वेश्चन है, तो आपको लगेगा कि मैं थर्ड आंसर दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे आंसर होगा फोर्थ। तो एक्चुअली होता क्या है कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो अगर रॉन्ग होते हैं BHU के आंसर की में, तो ऐसा नहीं है कि जो किसी ने वर्धा लगाया, किसी ने साबरमती आश्रम लगाया तो उसका एक का सही हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर आप किसी ने ये वर्धा लगाया, किसी ने साबरमती आश्रम को टिक किया, तो दोनों का सही होगा, क्योंकि वो सारे जो अगर कोई BHU की तरफ से कोई मिस्टेक हुई रहती है तो वो इक्वली सब में उतना नंबर ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो इसका वर्धा होगा आंसर। उसके बाद है भारत में GNP का कितना प्रतिशत व्यय वर्तमान सरकार द्वारा किया जाता है? GNP मतलब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा भारत में GNP का कितना प्रतिशत व्यय वर्तमान सरकार द्वारा किया जाता है? तो 4% किया जाता है। तो ये है 2010 का क्वेश्चन पेपर। तो आपको 4% था उस टाइम में, लेकिन अब बढ़ के 4.5 हो गया है। देखिए, इस टाइप की अगर करंट अफेयर्स टाइप क्वेश्चन पूछे तो आपको थोड़ा सा कष्ट करना है आपको, और आपको क्या करना है, गूगल सर्च करने हैं करंट स्टेटस देखने के लिए। ठीक है, तो ये होगा आपका। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन है हु सपोर्टेड इंडिविजुअल एम ऑफ एजुकेशन? शिक्षा में व्यक्तिगत उद्देश्य का कौन समर्थक था? तो देखिए, दरखाइम, कार्ल मार्क्स, किलपैट्रिक। ये जब आपने पढ़ा होगा तो दरखाइम जो है सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से हैं, तो ये इंडिविजुअल की बात करेंगे ही नहीं। कार्ल मार्क्स थे तो वो सोशलिज्म की बात करते थे, तो वो भी इंडिविजुअल की बात नहीं करेंगे। किलपैट्रिक जो है वो है किलपैट्रिक प्रैग्मेटिज्म। तो प्रैग्मेटिज्म भी क्या है, सोसाइटी से रिलेटेड है, तो वो भी इंडिविजुअल एम की बात नहीं करेंगे एजुकेशन की। तो इसका आंसर क्या होगा? TP नन। आपको इस टाइप की भी स्ट्रेटजी को फॉलो करनी है, ताकि आप एग्ज़ाम में जो अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप तीनों को छांटते जाए, तीन ऑप्शन जो होते हैं उसको, और एक जो एकदम सही है वो आपको खुद ऑटोमेटिक मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट? यानी कि यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा गैर प्रचालिक परीक्षण है? तो यहाँ पे हो जाएगा आपको ये जो है रिसर्च पेपर, यानी कि जो आपका मापन एवं मूल्यांकन होता है उस चैप्टर से इसमें लिया गया है इस क्वेश्चन पेपर। ठीक है, तो इसका जो आपका आंसर होगा काई स्क्वायर टेस्ट होगा। नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट बोल रहा है तो वो काई स्क्वायर होता है, और ये पैरामीट्रिक जो होता है एनोवा होता है, एनकोवा होता है, और फैक्टर एनालिसिस होते हैं। ठीक है, मैं कोशिश करूँगी कि इससे रिलेटेड भी कुछ मटेरियल आपको नोट्स अवेलेबल करा दूँ जो मैंने की पॉइंट्स लिखे हैं। ओके, चलिए, क्रिएटिविटी इज आइडेंटिफाइड बाय। अब आप बताइए कि इसका क्या होता है, मतलब क्रिएटिविटी को हम कैसे आइडेंटिफाई, कैसे चिन्हित किया जा सकता है, किसके द्वारा? तो ड्राइंग के द्वारा, ओल्ड बिहेवियर के द्वारा, या म्यूजिक के द्वारा? तो क्रिएटिविटी को आपको पता होगा कि क्रिएटिविटी जब हम न्यू प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते हैं जिसमें, ठीक है, वो सोसाइटी के लिए यूजेबल हो,
तो क्या होगा इसका? न्यू रिजल्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है द स्टेटमेंट इंडियाज फ्यूचर इज बिंग प्रिपेयर्ड इन इट्स क्लासरूम इज गिवन बाय, यानी भारत का भविष्य कक्षाओं में तैयार हो रहा है। तो इस कथन किसके द्वारा, यह कथन किसके द्वारा दिया गया है? तो ये होगा एजुकेशन कमीशन के द्वारा, जो 1964 टू 66 में हुआ था। ठीक है, तो आपको शिक्षा आयोग देखना है, साथ में मुदालियर आयोग भी देख लेना है, यानी सेकेंडरी कमीशन। उसके बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी देख लेना है, और विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग को भी देख लेना है, ताकि देखिए आप जब इसको चारों को कवर करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर तीनों से आएगा तो आप दे सकते हैं। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोफाउंडर ऑफ कंडीशन रिस्पॉन्स थ्योरी, यानी कि पूछा निम्नलिखित में से कौन एक संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादक है। आपको इसके बारे में जानना है तो आप संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत जो है ये आपका इससे रिलेटेड वीडियो अपलोड किया जा चुका है, आप देख सकते हैं यूट्यूब चैनल पे मेरे प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा बीएड मटेरियल से, तो वहाँ पे मिल जाएगा आपको। तो ये बोल रहा है जो हम पढ़े हैं ना कंडीशनड रिस्पॉन्स कंडीशनिंग थियरी जो आपने पढ़ा है, तो ये है पावलोव का। ठीक है, और ये इंस्ट्रूमेंटल थियरी जो होता है वो है स्किनर का, थर्नडाइक का है ट्रायल एंड एरर थियरी, और कोहलर का है इनसाइट थियरी। ठीक है, यानी कि ये जो बिहेवियरिज्म है ये बिहेवियरिज्म, उसके बाद आपके कॉग्निटिज्म, उसके बाद स्ट्रक्चरलिज्म, तो इससे ये संबंधित है। तो आप उसे भी देख सकते हैं, थॉट ऑफ स्कूल जो है साइकोलॉजिकल स्कूल, तो वो भी बेटर रहेगा ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी बने। सामाजिक संबंधों का जाल है, किसने कहा? तो ये है मैकाइवर ने कहा है। ठीक है, सामाजिक संबंधों का जाल है, वेब है, मैकाइवर। ठीक है, वेब है, तो ये क्या होगा? वेब, मैक्स वेबर। यहाँ पे मैं एक ट्रिक लगा देती हूँ आपको कि सोशोलॉजी इज द कॉब वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप। तो देखिए वेबर, यहाँ पे वेब दिया है, तो वेब से नहीं हो पाएगा, दोनों वेब एक साथ नहीं आ सकते, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? मैकाइवर। ठीक है, आपको ऐसे ट्रिक लगाना है, और आप जैसा भी ट्रिक आपको जैसा सहूलियत हो, आपको जैसे समझ में आए, आपके दिमाग में जैसे सेट करे वैसे आप लिख सकते हैं। इन विच ईयर फ्रॉम द फॉलोइंग इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी वॉज इस्टेब्लिश्ड? तो इसका जो होगा 1985। आप थोड़ा जो फर्स्ट टाइम जो ओपन इंस्टीट्यूट या ओपन यूनिवर्सिटी जो इस्टेब्लिश हुए हैं उसको देख सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन जो है, जो संस्थान है, जो संस्थाएं हैं, उनका भी आप डेट, इस्टेब्लिश डेट याद कर सकते हैं, वो बहुत पूछे जाते हैं क्वेश्चन में। और मैं अगर हो सके तो मैं एक लिस्ट बनाकर आपको अपलोड करूँगी, लेकिन फर्स्ट आपको खुद से मेहनत करनी है, क्योंकि मैं तो कम ही बताऊंगी ना, टू दी पॉइंट बताऊंगी, अब आप पढ़ोगे तो डीप पढ़ोगे। नेक्स्ट है माइक्रो टीचिंग इज अ टेक्निक यूज्ड फॉर डेवलपिंग, यानी सूक्ष्म शिक्षण एक तकनीकी है विकसित करने हेतु क्या? तो आपको पता होगा कि माइक्रो टीचिंग क्यों की जाती है। ये हमारे टीचर एजुकेशन जो प्रोग्राम होता है, प्री सर्विस प्रोग्राम, तो उसमें क्या होता है, ये एक स्किल को डेवलप करने के लिए ये बताया जाता है। ये जो है आपका प्रैक्टिकल पोर्शन में आता है, प्रैक्टिकम जो होता है ना, प्रैक्टिकल थियोरी और प्रैक्टिकल, तो उसके पार्ट में आता है प्रैक्टिकम में। ठीक है, इसमें आपको टीचिंग स्किल को सिखाया जाता है, जो स्किल होते हैं इंट्रोडक्शन, क्वेश्चनिंग, एक्सप्लेनेशन, इलस्ट्रेशन, तो वो सारे स्किल आपको सिखाए जाते हैं माइक्रो टीचिंग के थ्रू। तो माइक्रो टीचिंग क्या है? शिक्षण कौशल को विकसित करने के लिए। मोरल वैल्यू तो नहीं होगा, थोड़ा सा कॉमन सेंस आपको भी लगाना है, कंसेप्ट ऑफ कंटेंट तो होगा नहीं। उसके बाद शिक्षण सहायक सामग्री बनाने के कौशल को, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे क्या होता है, आपको शिक्षण कौशल के लिए, यानी आप कैसे पढ़ाना है, आपको कैसे क्वेश्चन पूछना है। जैसे आप फर्स्ट क्लास जा रहे हो इंट्रोडक्शन क्लास में, तो आपको कैसे करना है, किसी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपको क्या करना है, तो पहले आपको क्या करना होता है, प्रीवियस नॉलेज,
पूर्व नॉलेज जो होता है, पूर्व ज्ञान जो बच्चों का होता है, वो आप देखते हैं कि बच्चा क्या जानता है, इस टॉपिक के बारे में कितना जानता है। उसके बाद आप उससे लिंक करते हुए, इंटरकनेक्ट करते हुए, आप नया अपना कोई भी एक टीचिंग एड हो गया या स्टोरी हो गई, उससे कनेक्ट इंटरलिंक्ड करते हुए आप पढ़ाना स्टार्ट करते हो। ठीक है। वैसे ये कहना तो बहुत आसान होता है, लेकिन करना वाकई बहुत मुश्किल होता है। एक टीचिंग स्किल को सिखाने में 2 से 3 दिन, 1 वीक लग जाती हैं। कोई नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एथेस्टिक फिलोसफी, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा एक नास्तिक दर्शन है। अब मैं आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछना चाहूँगी। वैसे आंसर तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा, लेकिन आई होप कि आप लोगों को याद हो कि मैंने फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते टाइम ही मैंने आपको बताया था कि आपको क्या करना है, देखना है तो अगल बगल, बस ये नहीं कि बस एक ही सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड हम चलते चले गए, सीधे स्ट्रेट लाइन में हम चलते चले गए। आपको थोड़ी अगल बगल भी ताका झाकी यहाँ पे कर लेनी है। ओके। रियल लाइफ में नहीं करनी होती है दूसरों के बगल में ताका झाकी करना या दूसरे की बातों में टांग अड़ाना, लेकिन यहाँ पे आप ताक झाक कर सकते हैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा। तो मैंने जैसे आपको बताया था कि निम्नलिखित में से कौन सा एक नास्तिक दर्शन यहाँ पे दिया था। मैंने आपको बताया था कि आस्तिक और नास्तिक दर्शन में क्या डिफरेंस है। ये इंडियन फिलॉसफी है, भारतीय दर्शन है। तो जो वेदों की सत्ता को नहीं मानता, उसके अकॉर्डिंग नास्तिक आस्तिक नहीं, सॉरी, ईश्वर की सत्ता को नहीं मानता, उसके अकॉर्डिंग नास्तिक आस्तिक बताया गया है। तो देखिए, सांख्य, वेदांत, योग को हमने बताया था कि बौद्ध, जैन ये सारे आस्तिक दर्शन है, लेकिन चरवाक जो है एकदम से नास्तिक दर्शन है। और अगर वेदों की सत्ता से बात करें तो वेदों की सत्ता से ये बौद्ध, जैन और चरवाक तीनों नहीं मानते। लेकिन ईश्वर के व्यू से देखें, ईश्वर को कौन मानता है कौन नहीं मानता, तो चरवाक बिल्कुल भी नहीं मानता है। वो बोलता है हमारी जो जीवन की मेन उद्देश्य जो है वो है सुख शांति से, ऐशो आराम से ज़िंदगी को बिताना। ओके। वो उसका एक चरवाक का एक कोट है, कुछ ऐसे करके है, सुख से जियो, उधार लेकर तेल घी पियो, आई डोंट नो, मैं आपको डाल दूंगी। ओके, लेकिन आप ही कोशिश कीजिएगा और आप हमें बताइएगा। राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय संस्थान की एक स्वायत्त पंजीकृत सोसाइटी के रूप में स्थापना के अंतर्गत की गई। देखिए यहाँ पे पूछ दिया ना NIOS का, ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल, ये है। वो यूनिवर्सिटी का पूछा था, यहाँ पे न्यूज़ का पूछा है। तो पूछा है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड एज एन ऑटोनॉमस रजिस्टर्ड सोसाइटी अंडर किसके अंदर, तो MHRD के अंदर होगा। क्योंकि NCT, देखिए NCT जो है वो तो खुद टीचर के लिए है, NCERT अलग है, MSZNE अलग है, MHRD। तो आपको क्या करना है, चारों के बारे में पढ़ना है। देखिए अगर आप NCT पढ़े रहते, जैसे मैंने फर्स्ट में बताया था NCT का क्वेश्चन सेकंड वाला क्वेश्चन था, तो उसमें NCERT NCT के बारे में पढ़ना था। अगर आप वहाँ पर पढ़ लिए रहेंगे तो यहाँ पे आके आप MHRD नया पढ़ लेंगे, और MSG क्या है आपको है कि नहीं कोई संस्थान, ये आपको पता चल जाएगा। तो आप इजीली ऐसे भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट इन गेम्स एंड स्पोर्ट। ठीक है। तो यहाँ पे है कौन सा इम्पॉर्टेंट नहीं है खेल और जो स्पोर्ट्स होते हैं उसके लिए, तो कोऑपरेशन, हेल्दी कंपटीशन, सोशलाइजेशन। तो देखिए यहाँ पे अगर हम गेम की बात करें तो बच्चों का, जब वो बच्चों फैमिली से अगर उनका जो एरिया होता है बढ़ता जाता है, मिलने का, किसी संबंध बनाने का, वो पीयर ग्रुप में अपने रहते हैं, वहाँ पे खेलते हैं, तो उनका सोशलाइजेशन भी होता है, हेल्दी कंपटीशन भी होता है और कोऑपरेशन भी होता है। वहाँ पे एक दूसरे की हेल्प भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा ऐसा होता है एक्सेप्शनल, आपने देखा होगा कि एकदम से बहुत ही झगड़ालू टाइप होता है, तो खैर वो तो एक्सेप्शन है। लेकिन आपने देखा, ऐसे ये भी देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो एक दूसरे की हेल्प करते हैं, तो वहाँ पे ये बात होती है। तो क्या आंसर होगा इसका, नहीं हो सकता, तो लूजिंग एंड विनिंग। बच्चे जो हैं ये नहीं देखते कि कौन जीता कौन हारा, बस वो एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आवर ट्रेडिशन। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व हमारी परंपरा में मुख्य नहीं है, तो ये हो जाएगा
समानता है, अतिथि सत्कार है, पुनर्जन्म है, लेकिन भोगवाद नहीं है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप कॉमन सेंस लगाएंगे, गीता महाभारत आपने पढ़ा होगा तो आप ये आंसर कर सकते हैं। वैसे ये उपनिषद और जब आप वेद को तो आप लोग उतना नहीं पढ़ना है, लेकिन अगर आपको कहीं से थोड़ी बहुत जानकारी मिल जाए तो बेटर है। सिलेक्शन ऑफ अ रिसर्च टूल मैनली डिपेंड ऑन, अभी बोला शोध उपकरणों का चयन मुख्यतः निर्भर करता है किस पे, तो उपकरणों की उपलब्धता पर नहीं। अगर उपकरण देखिए यहाँ पे, मैं यहाँ पे बता दूँ, थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दे रही हूँ, इलस्ट्रेट कर दे रही हूँ, सॉरी एक्सप्लेन कर दे रही हूँ कि यहाँ पे जो रिसर्च की बात हो रही है, तो रिसर्च जो होते हैं आपको क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मेथड होते हैं। मैं बहुत ही ब्रॉड टर्म में बता रही हूँ, ठीक है। तो क्योंकि आपने पढ़ा होगा एक्शन रिसर्च, फंडामेंटल रिसर्च, बेसिक रिसर्च जिसे कहते हैं, फिर उसके बाद अप्लाइड रिसर्च पढ़ा होगा। तो फंडामेंटल और बेसिक रिसर्च जो होते हैं जिससे हम थ्योरी डेवलप करते हैं, उसके बाद अप्लाइड रिसर्च उसको यूज करता है। और एक्शन रिसर्च क्या होता है, एक्शन रिसर्च टीचर यूज करता है किसी तत्काल समस्या के समाधान के लिए। वो जो होता है परमानेंट नहीं होता, वो तत्काल समस्याओं के लिए होता है। ठीक है, एक टेंटेटिव भी हम बोल सकते हैं, जो उस सिचुएशन उस कंटेक्स्ट के लिए सही हो। ये नहीं कि इस बार हमने किया मतलब जो हमने अभी एक्शन रिसर्च के थ्रू प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाला वो अगले साल भी वही हो। ठीक है, अगर अच्छा हो तो एक नया अप्रोच डेवलप हो सकता है। तो यहाँ पे क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव जो मेथड्स होते हैं, क्वालिटेटिव एंड मेथड्स वो डिफरेंट टाइप के होते हैं, एक्सपेरिमेंटल, क्वासी एक्सपेरिमेंटल, उसके बाद केस स्टडी, एथनोग्राफिक, बहुत सारे होते हैं। आपको इतना वास्ट पढ़ना नहीं है, आपको एमएड में आके पढ़ना है। तो वहाँ पे आपको जो है रिसर्च टूल्स के अकॉर्डिंग नहीं है कि टूल्स की जो अवेलेबिलिटी बोल रहे हैं कि अवेलेबिलिटी ऑफ द टूल्स, तो टूल्स की अगर उपलब्धता ऐसा हो कि जो टूल्स का कोई क्वेश्चनायर हो, या हम ये इंटरव्यू कोई टूल्स हो, तो या क्वेश्चनायर हो सकता है, या कुछ डायरी हो सकता है, तो वो उसके थ्रू नहीं हो सकता। सारे रिसर्च में सारे टूल्स यूज़ नहीं होते, एक स्पेसिफिक रिसर्च मेथड के लिए एक स्पेसिफिक टूल्स होता है। तो यहाँ पे अपने स्वयं के निर्णय पर, हमारे निर्णय पे भी नहीं सोता। अगर हमने क्वालिटेटिव लिया है और हम ये करें कि हम यहाँ पे ओपन एंडेड क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, क्लोज एंडेड क्वेश्चन पूछेंगे, तो ये गलत हो जाएगा। तो शोध निर्देशक पर, अब रिसर्च सुपरवाइजर क्या करेगा आपका, आप वो तो सिर्फ गाइड करेगा आपको, वो तो ये निर्धारित नहीं कहा कि आपको ये लेना है तो यही लेना है। तो रिसर्च सुपरवाइज़र वो होते हैं जो आपको पूरे रिसर्च करते टाइम गाइड करते हैं। तो ये नहीं होगा, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, शोध अध्ययन पर, यानी कि जैसे मैंने बताया रिसर्च स्टडी, यानी कि आपका रिसर्च डिज़ाइन क्या है, अप्रोच क्या है, पैराडाइम आपने कौन सा सेलेक्ट किया है, उसी के अकॉर्डिंग आप टूल्स लोगे। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। मैं कोशिश करूँगी कि रिसर्च में थोड़ा ब्रॉड टर्म में एक वीडियो बना दूँ। हु वाज चेयरमैन ऑफ इमोशनल इंटीग्रेशन कमेटी, अब यहाँ पे भावात्मक एकता समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो संपूर्णानंद है। आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जाकिर हुसैन कमेटी भी है, राधा कृष्णन कमेटी भी है, एल.एस. मुदालिर कमेटी भी है, संपूर्णानंद कमेटी भी है। तो आपको चारों का अध्ययन अच्छे से करना है, इसका पढ़ाई अच्छे से करना है, ताकि आप इसके बारे में थोड़ा जानकारी प्राप्त कर सकें। ठीक है, क्योंकि इससे क्वेश्चन आता है, बार बार क्वेश्चन आता है। आप जैसे जैसे क्वेश्चन देखते जाओगे सारे क्वेश्चन, वैसे आपको पता चल जाएगा, क्योंकि 60% टू 50 टू 60% क्वेश्चन जो होते हैं रिपीटेबल होते हैं। हाँ, ऐसा नहीं है कि हूबहू एकदम हो जाते हैं, एज इट इज दे दिए जाते हैं, वैसा नहीं होता है, लेकिन क्वेश्चन को थोड़ा सा मोड़ करके दिया जाता है। जैसे संपूर्णानंद पूछ देगा कि संपूर्णानंद जो कमेटी थी वो किससे रिलेटेड थी, तो भावात्मक एकता समिति के अध्यक्ष। अगर आपने पढ़ा हो रहेगा, अगर आप पढ़े रहेंगे तो अच्छे से आराम से इजीली दे सकते हैं, समझ के, अच्छे से समझ करके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द ड्यूरेशन ऑफ सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन इन इंडिया। अब यहाँ पे देखना, देखिए ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है। सेकेंडरी पढ़ के ये नहीं कि 4 साल हमने लगा दिया फट से 4 ईयर, नहीं। यहाँ पे देखिए जो एजुकेशन सिस्टम का तो पहले का था वो था प्राइमरी एजुकेशन, अपर प्राइमरी एजुकेशन, लोअर सेकेंडरी एजुकेशन, हायर सेकेंडरी एजुकेशन, सीनियर जूनियर या सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन। तो सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन 2 साल का और जूनियर सेकेंडरी एजुकेशन 2 साल का। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 2 ईयर। ठीक है, अगर एलिमेंट्री एजुकेशन पूछता है तो 6 to 8 होता है, सॉरी 5 to 6 8 होता है, 5 to जो 1 to 8 होता है, सॉरी। ठीक है, और सेकेंडरी होता है 8 to 12। ठीक है, सॉरी
यहाँ पे देखिए ये है भारत में उच्चतर माध्यमिक शिक्षा क्या होती है, वो तो हमने बता ही दिया। ठीक है, इन विच ईयर कोलकाता यूनिवर्सिटी कमीशन वॉज इस्टेब्लिश्ड फ्रॉम द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से किस वर्ष कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना हुई थी। ठीक है, तो इसका आंसर होगा आपका 1907 to 99. Okay, which type of education is responsible for the prosperity and development of the citizens of whole community from the following, यानी कि निम्नलिखित में से संपूर्ण देश और नागरिकों की समृद्धि एवं विकास कौन सी शिक्षा पर विशेष रूप से निर्भर है। तो प्रारंभिक शिक्षा, उच्चतर शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा। तो यहाँ पे आंसर जो होगा माध्यमिक शिक्षा। यहाँ पे देखिए पूछ रहा है विकास की कौन सी शिक्षा पर। वैसे प्रारंभिक शिक्षा भी आप बोलेंगे कि ऐसा ये क्यों नहीं, तो यहाँ पे देखिए सेकेंडरी एजुकेशन में क्या होता है, वोकेशनल कोर्सेज ऐड किए जाते हैं। तो ये आपको लग सकता है कि थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है क्वेश्चन, बट आप सेकेंडरी एजुकेशन डालें अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, क्योंकि ये BHU का आंसर की है और उनके अकॉर्डिंग अब उन्होंने निर्धारित किया है, क्योंकि मैंने टीचर से पूछे तो उन्होंने भी बोला यही। विच क्लास ग्रुप इज अप्रोप्रिएट फॉर सेक्स एजुकेशन फ्रॉम द फॉलोइंग, यानी निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा समूह यौन शिक्षा है तो उपयुक्त है। तो 9वीं से 12वीं, क्योंकि उस टाइम क्या होता है आपने पढ़ा होगा चाइल्ड डेवलपमेंट में, तो आपने पढ़ा होगा कि उस टाइम जो बच्चे होते हैं एडोलसेंस स्टेज में होते हैं, तो उनको बताना ज़रूरी होता है कि क्या कैसे करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। आई मीन कि बहुत सारे जो चेंजेज आते हैं, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं बहुत शर्माते हैं, कुछ कह नहीं पाते हैं पेरेंट्स को, तो उसके कारण बहुत से मतलब अनहेल्दी डिसऑर्डर आ सकती है जो आपके लिए हानिकारक हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पे पढ़ाई की बात की गई है। लेसन प्लानिंग हेल्प्स इन मोटिवेटिंग लर्नर्स फॉर टीचिंग, प्लानिंग ऑफ टीचिंग, इवेल्युएशन ऑफ टीचिंग, रिड्यूसिंग ऑफ टू टीचिंग बर्डन ऑफ टीचर्स। तो देखिए यहाँ पे जो होगा मोटिवेटिंग लर्नर्स फॉर टीचिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन इज नोन टू बी इन द ईयर ऑफ, मतलब जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति वर्ष कब किस नाम से जानी जाती है। तो यहाँ पे पूछ रहे राष्ट्रीय शिक्षा नीति वर्ष क्या था, तो 1986। आप जब पढ़े रहेंगे तो हो जाएगा, पता चल जाएगा आपको इजली। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी दूरस्थ शिक्षा की विशेषता है। यह औपचारिक पद्धति है, इसमें शिक्षक व कक्षा निश्चित होते हैं, इसमें छात्रों की आयु की सीमा होती है, अनौपचारिक व औपचारिक शिक्षा का समन्वित रूप है। देखिए फोर्थ आंसर होगा, क्योंकि औपचारिक पद्धति में होता है और यह औपचारिक पद्धति तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि औपचारिक पद्धति में एक रूल रेगुलेशन, एक क्लास, एक स्कूल, अगर आपको स्कूल बताया बोला जाए तो आप बोलोगे स्कूल होता है जिसमें एक ग्राउंड होता है, एक क्लासरूम्स होते हैं, बहुत सारे टीचर्स होते हैं, करिकुलम होता है, सिलेबस निर्धारित, ये तो उसमें भी होता है, लेकिन उसमें फिक्स होता है कि इतने में आपको इतना में करना है, क्लास लिए जाते हैं। लेकिन अनौपचारिक जो होता है नॉन फॉर्मल वो नहीं होता। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द रोल ऑफ SCERT, देखिए आ गया फिर यहाँ पे SCERT का काम क्या था, वहाँ पे पूछा था NCERT, पिछले जो वीडियो था हमने बनाया था उसमें, लेकिन इसमें पूछा है SCERT का। तो राज्य में अध्यापकों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों को समर्थन प्रदान करना, मैंने पहले ही बताया था कि ये आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है प्ले मेथड इज रिलेटेड टू विच फिलोसफी। ठीक है, तो इसके द्वारा खेल द्वारा शिक्षण पद्धति किस दर्शन से संबंधित है। खेल द्वारा शिक्षण पद्धति, देखिए आदर्शवाद जो है ये बोलता है कि टीचर मेन है, तो वहाँ पे टीचर को जब सुप्रीम मानता है तो बच्चों को खेलने की सुविधा तो दी नहीं जाएगी। प्रयोजन प्राग्मेटिज्म एक्सपेरिमेंट की बात करता है, तो वो क्या करता है ग्रुप मेथड बोलता है, लेकिन वो भी थोड़ा सोसाइटी को ध्यान में रखते हुए काम करता है। यथार्थवाद रियलिज्म का अपना अलग थॉट है, लेकिन नेचुरलिज्म जो है चिल्ड्रन को, एक बच्चा को पूरी छूट देता है, पूरी फ्रीडम देता है। तो प्रकृतिवाद में ही खेल द्वारा शिक्षण विधि दी जाती है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आप
देखिए, आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद, यथार्थवाद आप पढ़ लीजिएगा पूरे चारों को। ये नहीं कि बस आज प्रकृतिवाद दिया तो प्रकृतिवाद के बाद में पढ़ दिया। आपको पता चलेगा कि अगले कुछ क्वेश्चन पेपर में या इसी क्वेश्चन पेपर में जो होगा आइडियलिज्म से पूछा होगा, प्रैग्मेटिज्म से पूछा होगा, आइडियलिज्म से पूछा होगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको यह वीडियो समझ में आया हो, आपको इससे हेल्प मिलेगा। आई मीन मिला हो जब आपने अभी वीडियो देखा हो तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और अपने आप को और अपने फैमिली को सुरक्षित रखें। बाय।